आज का हमारा टॉपिक है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का महान्यायवादी। तो आइए देखते हैं इसका कार्य कैसे हुआ, नियुक्ति कैसे होती है और क्या क्या काम इन्हें राष्ट्रपति द्वारा करने को दिए जाते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसे कहते हैं भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है, सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है भारत सरकार में, जिसको भारत सरकार की सिफारिशों पर अपॉइंटेड किया जाता है। तो इसमें भी हम वही देखेंगे, इनकी अपॉइंटमेंट, टेन्योर, वर्क, इनके कार्य होंगे, पावर्स एंड लिमिटेशंस। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके अपॉइंटमेंट की, किस तरीके से अपॉइंट होते हैं। सेटअप की बात करते हैं पहले, फिर अपॉइंटमेंट की बात करेंगे। आर्टिकल 76 यानी कि 76 इस पद की व्यवस्था करता है। ये जो पोस्ट है भारत की सर्वोच्च कानून अधिकारी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये इस रूप में कार्य करेगा। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। तो अपॉइंटमेंट में भारत के यानी कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया मीन्स द प्रेसिडेंट, उस व्यक्ति को इस पद के लिए अपॉइंट करते हैं जो व्यक्ति उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में कार्य कर सकता हो। तो मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे ऐसे व्यक्ति को यहाँ नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति, यानी कि अपॉइंट करते हैं जिसमें भारत का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की सारी योग्यताएं मौजूद हों। अब हम बात करेंगे इनकी एलिजिबिलिटी की, कि इनकी योग्यताएं क्या होना चाहिए, कार्यकाल और योग्यता क्या होना चाहिए इनकी। अपॉइंटमेंट हो चुका है, बात करते हैं इनकी कार्यकाल यानी कि टेन्योर की और एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी, योग्यता। तो योग्यताओं में हम बात करेंगे, पहली जो होगी, भारत का नागरिक होना चाहिए, जरूरी है, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा 5 ईयर एक्सपीरियंस, 5 साल का उसको अनुभव होना चाहिए। किस लिए? कहाँ का? सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट जज, 5 साल का उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में इसको अनुभव होना चाहिए। तीसरा, या फिर 10 साल किसी हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस की हो, यानी कि वकालत की हो उसने। पहला हुआ सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। दूसरा 5 साल का सुप्रीम मतलब हाई कोर्ट के जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा, अगर वो नहीं है तो तीसरा, कम से कम 10 साल उसने हाई कोर्ट में वकालत की हो, तब कोई बंदा इसके लिए एलिजिबल होगा। दूसरा बात करते हैं टेन्योर की, तो कार्यकाल और
हटाने की प्रक्रिया कोई उपबंध नहीं है, नॉट गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट जब चाहे हटा सकते हैं, या स्वेच्छा से ये अपना त्यागपत्र दे सकता है, त्यागपत्र भी दे सकता है। परंपरा ये कहती है इस बात के लिए कि जो परंपरागत कि भारत की जो मंत्रिपरिषद होगी यानी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होगी, जब इसका कार्यकाल खत्म होगा तब ये अपना त्यागपत्र देती है, त्यागपत्र देगी। तो इसके बिहाफ पर इसको भी अपना त्यागपत्र परंपरागत तौर पर यानी कि परंपरागत तौर पर देना पड़ेगा या दे सकता है ये चाहे तो। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी भारत सरकार की सिफारिश और पर ही इस व्यक्ति को इस पद को दिया जाता है। तो इसलिए इसको इस टाइम या तो राष्ट्रपति से अपने हटा सकते हैं, नहीं तो ये अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र भी दे सकता है, नहीं तो परंपरागत तौर पर त्यागपत्र तब देगा जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल अपना रिजाइन देगी अपना कार्यकाल पूरा होने के टाइम पर, तब ये परंपरागत तौर पर अपना रिजाइन दे सकता है। और तीसरा पॉइंट होता है इनकी सैलरी का। इनकी सैलरी भी डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। ये हो गया इनका टेन्योर, एलिजिबिलिटी, अपॉइंटमेंट। अब इनकी बात करेंगे कार्य के। इनके कार्य क्या होते हैं, बात करते हैं इनके वर्क एंड पावर्स यानी कार्य और शक्तियों की। क्या कार्य होते हैं भारत सरकार को यानी इंडियन गवर्नमेंट को विधि सम्मत सारे मामलों पर सलाह देना यानी कि एडवाइस करना, जो कहां से मिले हो, प्रेसिडेंट द्वारा सौंपे गए हो। दूसरा एडवाइस देना, और जो प्रेसिडेंट कार्य सौंपेंगे उसमें से एक कार्य आपका हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट के सभी मामलों का यानी कि ऑल केसेस पर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की ओर से पेश होना। ये तीन ये कार्य राष्ट्रपति जो है अटॉर्नी जनरल को सौंपते हैं। अब पावर्स की बात करते हैं। 143 अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा भारत सरकार का। और इसका अगला एक वर्क होगा और एक इसकी पावर जो होगी भारत सरकार से संबंधित किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई का अधिकार। तो ये दोस्तों हुई इसकी पावर्स और इनके कार्य अटॉर्नी जनरल के क्या होते हैं। अब बात करेंगे इनकी लिमिटेशंस की, यानी कि लिमिटेशंस मर्यादाएं क्या है इनकी। लिमिटेशंस यानी कि मर्यादाएं।
मर्यादाओं पहली की होगी भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी विश्लेषण तथा या फिर कोई सलाह नहीं दे सकता। यानी कि भारत सरकार के अगेंस्ट में कोई भी विश्लेषण इससे कहा जाए या कोई भी सलाह मांगी जाए तो उस टाइम में सलाह देने के लिए बिल्कुल भी सलाह देने के लिए बिल्कुल भी अधिकृत नहीं होंगे। ये इसके लिए कंप्लीटली लिमिटेड है और बाध्य है कि दे ही नहीं सकते। दूसरा, भारत सरकार के किसी भी मामले में टिप्पणी नहीं दे सकता। तीसरा होगा, बिना भारत सरकार की अनुमति के कोई भी परिषद या कंपनी का पद ग्रहण नहीं कर सकता। तो 3 लिमिटेशन यहाँ पर इसकी होंगी। पहला तो भारत सरकार के विरुद्ध या कोई विश्लेषण या सलाह नहीं दे सकता। दूसरा, भारत सरकार के विरुद्ध कोई मामला अगर बनता है तो उसमें कोई भी टिप्पणी ये नहीं देगा। और उसके अलावा तीसरा जो होगा, भारत सरकार की बिना अनुमति के ना तो ये किसी काउंसिल या परिषद का सदस्य बन सकता और ना ही किसी कंपनी को क्या कोई भी पद ग्रहण कर सकता है। तो ये हो गए इनकी लिमिटेशन। अब बात करते हैं इनके अधिकारों की, यानी कि राइट्स इनके क्या होंगे। अधिकारों में पहला अधिकार होगा, भारत के किसी भी क्षेत्र की किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार, पहला। दूसरा, संसद के सदस्यों की तरह विशेष अधिकार और भत्ते दिए जाते हैं। अब बात करते हैं इनके सहायक, इनकी मदद करने वाले जो होते हैं सहायक अधिकारी। तो महान्यायवादी के 2 सहायक अधिकारी होते हैं। एक तो महाधिवक्ता और दूसरा होता है अपर महाधिवक्ता। ये 2 सहायक अधिकारी होते हैं जो कि महान्यायवादी की जिम्मेदारी पूरी करने में सहायता करते हैं। लेकिन आर्टिकल 76 में इनका कोई विवरण नहीं है। न्यायवादी को सहायता देने के लिए महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता होंगे जो सारे इस जिम्मेदारी पूरी करने में सहायता करेंगे न्यायवादी की। और आर्टिकल 36 यानी कि अनुच्छेद 76 में इनका कोई भी विवरण नहीं दिया हुआ है। तो ये था भारत का अटॉर्नी जनरल, जिसको भारत सरकार की सिफारिशों पर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।